हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत सत्कार अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर संजू नर्सिंग वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और कंटिन्यू पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि 2026 के अंदर इतनी वैकेंसी है। तो इसी वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए एक धमाका किया है। धमाके का मतलब ये होता है भी आपके लिए एक पेपर सॉल्यूशन जो पिछले लास्ट ईयर के अंदर आपको BFUHS यानी बाबा फरीदकोट यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम हुआ था उसको मैं सोल्व करवाने वाला हूँ आज के सेशन के अंदर। तो आपको स्कोर कार्ड मेंटेन करना है। स्कोर कार्ड मेंटेन करने का अर्थ ये है भी जितने क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा इसके अंदर उसको आपको देखना है भी आपके सही कितने हो रहे हैं, ताकि आपको ये आइडिया लगेगा भी आपका जो फरीदकोट यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है उसका लेवल क्या होता है। मॉडरेट टाइप का लेवल रहता है, इतना हार्ड लेवल नहीं रहता है। साथ में इसके जिसके पास पंजाबी थी, जो पंजाबी पढ़ चुका है, पंजाब के जो लोग हैं जिनका रजिस्ट्रेशन पंजाब के अंदर, उनके लिए दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज यू नो दैट इसके अंदर क्या है, किसके क्वेश्चन आ रहे हैं भैया, जो पंजाबी सब्जेक्ट है उसके भी 50 है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो वो भी एक आपके लिए प्लस पॉइंट रहता है इस एग्जाम के अंदर। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम एक सुंदर सी लाइन के साथ में कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ओके, मायूस न बैठे मंजिल के मुसाफिर, बारिश का मजा है लेते रहिए और मंजिल मिलेगी तो मजा भी आएगा। ठीक है, क्योंकि बारिश अभी हो रही है, आपको पता है। तो इसी के साथ में बारिश के मौसम में पढ़ना होता है और कहीं घूमना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मौसम को देख कर आपका मूड चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यू आपके एग्जाम है आगे से आगे, तो एग्जाम पे ध्यान दो, इधर उधर घूमते नहीं रहना है भाई। ठीक है, तो आज के सेशन की करते हैं शुरुआत विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन टू हैव रोल इन वुंड हीलिंग। यानी आपके सामने विटामिन दिए गए हैं, उनके अंदर ये पूछा गया भी सबसे बेस्ट इसके अंदर वुंड हीलिंग के अंदर किसका रोल रहता है। आपका ऑप्शन ए था विटामिन ए। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये, बाबा फरीदकोट यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर का पेपर सोल्यूशन मैं करवा रहा हूं आपको, जिसके अंदर ये क्वेश्चन था। कितना क्वेश्चन था भाई? 50 क्वेश्चन तो थे पंजाबी के, 51 क्वेश्चन ये था। कौन सा? नर्सिंग का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज टू हैव रोल, मेन रोल कौन किसका होता है भाई? तो विटामिन ए का होता है। नहीं सर, विटामिन ए का नहीं होता है। विटामिन बी का होता है? बिल्कुल नहीं होता है सर। विटामिन सी का होता है या विटामिन ई का होता है? किस किस का होता है? अब करेंगे चर्चा इन सभी के ऊपर। तो भैया ये लो, विटामिन ए का नहीं सर। विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन ए की कमी से सर अर्ली साइन जो देखने को मिलता है वो जीरोफ्थैल्मिया देखने को मिलता है। अर्ली साइन जो देखने को मिलता है वो क्या है? जीरोफ्थैल्मिया देखने को मिलता है। अर्ली जो सिम्टम होता है वो इसका क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है बच्चे के अंदर। एक इसका क्लासिकल साइन होता है जिसको बाइटोट स्पॉट के नाम से जाना जाता है। ये सारी कहानी किसकी रहती है सर? विटामिन ए की। विटामिन ए की डोज कितनी दी जाती है सर? मैं रेशनल आपको पूरा दूंगा, आपके कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर टच करने वाला ये। विटामिन ए की डोज कितनी दी जाती है सर? 9 डोज दी जाती है। कितनी डोज? 9 डोज दी जाती है। 9 मंथ पे, 18 मंथ पे, 24 मंथ पे, 36 मंथ पे, 42 पे, 54 पे और 60 पे टोटल डोज है वो 5 साल तक दी जाती है। कितनी भाई? 5 साल तक ये क्या है? डोज दी जाती है किसकी? विटामिन ए की। कब? पहले कब देते हैं? 9 मंथ पे देते हैं। उसके बाद में कब देते हैं? 18 मंथ पे देते हैं। दोनों डोज के बीच में गैप कितना रहता है? 6 महीने का रहता है। बाकी सभी डोज होती है उसके बीच में गैप कितना रहता है? 6 मंथ का रहता है। क्लियर? उसके बाद में विटामिन सी, ये आपका ऑप्शन ठीक था, क्योंकि इसके अंदर वुंड हीलिंग के अंदर किसका सहयोग रहता है भाई? विटामिन सी के अंदर। विटामिन जो सी होता है वो क्या करता है? वुंड हीलिंग के लिए बेस्ट रहता है। क्या है? वुंड हीलिंग के लिए आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। उसके बाद विटामिन ई जो होता है, विटामिन ई आपको पता है किसके अंदर पाया जाता है? कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जितने भी होते हैं उनके अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ई पाया जाता है। कौन से प्रोडक्ट के अंदर? कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के अंदर। जो आपको सुंदरता पर नाज है उसके कारण क्या है? क्योंकि आपके अंदर विटामिन ई की क्या है? ज्यादा मात्रा है। अगला होता है विटामिन डी। तो विटामिन जो डी होता है, विटामिन डी की मैं बात करूं तो विटामिन डी की मैं बात करूं, विटामिन डी के अंदर ये देखने को मिलेगा भी इसकी कमी से क्या है? बच्चों के अंदर क्या देखने को मिलेगा? रिकेट्स देखने को मिलेगा। और एडल्ट के अंदर क्या है? ऑस्टियोमलेशिया देखने को मिलेगा। ये था पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दूसरा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हैंड वॉशिंग। आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको ये देखना है भी बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या है। किसके लिए सर? हैंड वॉशिंग के लिए बेस्ट चीज क्या आपके लिए रहने वाली है? आपका ऑप्शन ए है सोप। आपके लिए साबुन जरूरी है हैंड वॉशिंग के लिए? नहीं सर, आपके लिए वाटर बिल्कुल जरूरी है, पानी का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप हैंड वॉश कैसे करोगे? ठीक बात है गुरुजी। आपका ऑप्शन सी था फ्रिक्शन। आपका ऑप्शन डी था टाइमिंग। तो इसके अंदर से ये क्वेश्चन किससे आया था? हैंड वॉशिंग के अंदर से आया था। किस टॉपिक से आया था? तो हैंड वॉश की मैं बात करूं, हैंड वॉश की। एक होता है हैंड वॉश, एक होता है हैंड रब। एक तो होता है हैंड वॉश, एक होता है कौन सा होता है भाई? हैंड का क्या होना? रब, हैंड रब करना। ठीक है,
एक होता है हैंड वॉश, एक होता है हैंड रब करना। हैंड वॉश की बात करें अपने तो हैंड वॉश की जाती है। अब इसके अंदर जो आपका ऑप्शन सी ठीक रहने वाला है, फ्रिक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फ्रिक्शन यानी घर्षण, घर्षण का मतलब होता है हर चीज के अंदर घर्षण बहुत जरूरी होता है। आप समझदार हो, ज्यादा समझाने की आपको जरूरत है नहीं, क्योंकि घर्षण का क्या होता है, मजा ही, फ्रिक्शन का मजा ही अलग होता है। हैंड वॉश की मैं बात करूं तो हैंड वॉश के अंदर कितना टाइम लेते हैं सर? आप मेडिकल हैंड वॉशिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मेडिकल हैंड वॉशिंग कर रहे हो, तो मेडिकल हैंड वॉशिंग के अंदर आपकी टाइमिंग रहने वाली है, कितनी रहने वाली है, 40 से लेके 60 सेकंड रहने वाली है। कितनी भाई? 40 से 60 सेकंड रहने वाली है। और दूसरी मैं बात करूं आपकी किसकी, हैंड रब की, किसकी बात करूं मैं, हैंड रब करने की, तो हैंड रब करने का जो टाइमिंग रहता है वो रहता है सर 20 से लेके 30 सेकंड। कितना टाइम लेता है? 20 से लेके 30 सेकंड आपका टाइमिंग रहने वाला है। अब एक सर्जिकल मेडिकल हैंड वॉशिंग होती है, एक होती है सर्जिकल हैंड वॉशिंग। सर्जिकल हैंड वॉशिंग की मैं टाइम की बात करूं तो सर्जिकल हैंड वॉशिंग 3 से लेके 5 मिनट तक की जाती है। और वहीं आपने ओटी की तो ओटी के अंदर आपको कितना टाइम लेना पड़ता है भाई? 10 मिनट तक की जाती है। ठीक है सर, 10 मिनट तक की जाती है। इज दैट क्लियर? ये सारी बातें आपको धीरे धीरे क्लियर हो रही है। आगे मैं बात करूं तो ये जो आपका ऑप्शन क्या रहने वाला है, सी जो है वो आपका ठीक रहने वाला है। मेडिकल हैंड वॉशिंग की बात कर ली, सर्जिकल की कर ली, अब आपने ओटी किया तो ओटी करने के अंदर हम किसको याद करते हैं? अभी भगवान को याद करते हैं। तो इस तरीके से हैंड को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, हाथ को जोड़ते हैं। तो इस तरीके से करोगे तो ये क्या है, एल्बो, एल्बो टू कैसा, रिस्ट जाएगा, एल्बो टू रिस्ट हैंड वॉशिंग करोगे। और उसके अंदर जो किसके अंदर, सर्जरी के अंदर, और मेडिकल हैंड वॉशिंग के अंदर रिस्ट टू एल्बो करोगे। क्लियर? ठीक है, अगला ऑप्शन आपका सवाल स्क्रीन पे, the process of introduce of weakened pathogen in human body is called, यानी क्या, किस नाम से जाना जाता है? दी प्रोसेस, यानी एक प्रोसेस होती है इंट्रोडक्शन ऑफ वीकेंड पैथोजन, जो पैथोजन होता है इन ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो सीधा सीधा उत्तर बता देता हूं, ज्यादा टाइम जया न करते हुए, क्योंकि इसके अंदर रेशनल देने की जरूरत है नहीं। इसका ऑप्शन इम्यूनाइजेशन नहीं है, आपका नन ऑफ दीज नहीं है। आपका ऑप्शन कौन सा ठीक रहने वाला है भाई? वैक्सीनेशन आपका ठीक रहने वाला है। उसको किस नाम से जाना जाता है? वैक्सीनेशन के नाम से जाना जाता है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का आपको पता होना चाहिए थोड़ा। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की मैं बात करूं तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है भाई? क्या देखने को मिलता है भी आपको इम्यूनाइजेशन के अंदर? आपको ये देखने को मिलता है, आपको पता है इंजेक्शन कब कब लगते हैं, बच्चे के एट बर्थ लगते हैं, बीसीजी लगता है, हेपेटाइटिस बी लगता है, ओपीवी लगता है। क्लियर? 6 वीक पे लगेगा, 10 वीक पे लगेगा, 14 वीक पे लगेगा, 9 मंथ पे लगेगा। फिर कब बुलाएंगे? 16 से लेकर 24 मंथ पे बुलाएंगे। उसके बाद में कब बुलाएंगे सर? उसके बाद में बुलाएंगे सर हम 16 से 24 मंथ के बाद में। कब सर? 5 साल पे, और उसके बाद में 10 साल पे, 15 साल पे। ये सारा क्या है? इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के नाम से जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे, ये बाबा फरीदकोट यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो आप लेवल देखो सवाल का, कितना इजी पेपर आता है, आसानी से क्लियर किया जा सकता है। अगर थोड़ी सी आप तैयारी लेकर चलोगे तो ये पेपर आप आराम से निकाल सकते हो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी इसके अंदर सा कौन सा, इस चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, यानी ट्रू रिगार्डिंग वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग कौन सा जो इसके अंदर स्टेटमेंट है वो ट्रू दिया गया है, सत्य बताया गया है? तो आपका ऑप्शन ए है वैक्सीनेशन इज ए मेथड ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन। आपका ऑप्शन बी है वैक्सीनेशन इज ए मेथड ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन। आपका ऑप्शन सी है वैक्सीनेशन इज ए मेथड ऑफ आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनाइजेशन। आपका ऑप्शन डी है वैक्सीनेशन इज ए मेथड ऑफ नेचुरल पैसिव। बिल्कुल नहीं है, नेचुरल पैसिव नहीं होता है ये। दूसरा ऑप्शन वैक्सीनेशन ए मेथड ऑफ आर्टिफिशियल नहीं होता है। वैक्सीनेशन होता है वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है, मेथड होता है। वैक्सीनेशन क्या होता है? एक्टिव इम्यूनाइजेशन मेथड के नाम से जाना जाता है। ये इसका क्या था, रैशनल था, किसका भैया? क्वेश्चन नंबर 4 का। अब इम्यूनाइजेशन की बात करें तो मैंने पिछले सेशन के अंदर ये रिपीट करवा दी थी आपको, तो अभी बताने की जरूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन आपका था ऑल आर मैक्रोन्यूट्रिएंट एक्सेप्ट, सारे इसके अंदर क्या मैक्रोन्यूट्रिएंट है एक को छोड़कर। तो एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है फैट, एक होता है प्रोटीन। सारे जो ये क्या है मैक्रोन्यूट्रिएंट है, लेकिन विटामिन जो होता है वो इसके अंदर क्या है, आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट के नहीं, मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर नहीं आता है। ये आपके अंदर आता है किसके अंदर भाई? माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर। क्लियर? विटामिन की बात करूं तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल होता है, एक फैट सोल्यूबल होता है। वाटर सोल्यूबल के अंदर विटामिन बी और सी आता है, फैट सोल्यूबल के अंदर विटामिन ए आता है, डी आता है, ई आता है, के आता है। विटामिन बी जो होता है इसको विटामिन बी1 होता है, विटामिन बी1 की कमी से बेरीबेरी होता है। विटामिन बी2 राइबोफ्लोविन बोलते हैं। विटामिन बी3 की कमी से नियासिन देखने को मिलता है। नियासिन की कमी से क्या देखने को मिलता है भैया? पेलाग्रा देखने को मिलता है। इसी के अंदर कैजल नेकलेक्स वगैरह वगैरह देखने को मिलती है। ये सारी बातें किसकी थी? विटामिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, यानी एक बच्चे के अंदर किसकी कमी होगी भी? विटामिन डी की कमी होगी। आप ये मत बोलना स्पीड की, स्पीड जो है मैंने इसलिए मेंटेन कर रखी है क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम है, 1 घंटे के अंदर मेरे को पूरा पेपर सॉल्यूशन करवाना है, तो थोड़ा आप भी स्पीड को मेंटेन करें भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन था विटामिन डी की कमी से। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों के अंदर पूछा गया, किसके अंदर भाई? ऑस्टियो मलेशिया,
ऑस्टियोमलेशिया नहीं होता है। ऑस्टियोमलेशिया जो होता है वो किसके अंदर देखने को मिलता है भाई, एडल्ट के अंदर देखने को मिलता है। ऑस्टियोमलेशिया जो है वो किसके अंदर देखने को मिलता है, एडल्ट के अंदर देखने को मिलता है। तो बच्चों के अंदर आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, रिकेट्स देखने को मिलेगा। पेलाग्रा की मैं बात करूं तो ये विटामिन बी3 की कमी से होता है। विटामिन बी3 को किस नाम से जाना जाता है, नियासिन के नाम से जाना जाता है। और नियासिन की कमी से क्या है, जो मक्का खाते हैं, जो मक्का खाते हैं, मेज खाते हैं, उनके अंदर किसकी कमी हो जाती है, नियासिन की। जो ठीक है, नियासिन की कमी आपको देखने को मिलती है। जो मक्का खाते हैं उसके अंदर ट्रिप्टोफैन की कमी होती है, और जो ट्रिप्टोफैन की कमी होती है उनके अंदर किसकी कमी होती है, नियासिन की कमी होती है। क्लियर, ये सारी बातें आपको पता चली। विटामिन बी1 जो होती है, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है भाई, बेरी रोग आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होना ऑफ बाइल साल्ट इन दी बॉडी, यानी बाइल जो साल्ट होते हैं उनका एक्सेसिव बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन हो गया। कहां पर भैया, बॉडी के अंदर आपके क्या है, एक्यूमुलेशन हो गया। तो किस नाम से जाना जाता है, आपका ऑप्शन ए था प्रूराइटिस के नाम से, आपका ऑप्शन बी था प्रोस्टाइटिस के नाम से, आपका ऑप्शन सी था सोराइसिस के नाम थे, आपका ऑप्शन डी था डर्मेटाइटिस के नाम से। तो किस नाम से जाना जाता है, तो इसको मानते हैं प्रूराइटिस के नाम से। इसको किस नाम से जाना जाता है, प्रूराइटिस के नाम से जाना जाता है, प्रोस्टाइटिस नहीं। इन्फ्लामेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। सोराइसिस क्या होती है, क्या होती है, डिजीज होती है। किससे रिलेटेड डिजीज है ये, स्किन से रिलेटेड क्या है, डिजीज है। इसके अंदर क्या है, व्हाइट पैचेस देखने को मिलते हैं। कैसे, व्हाइट कलर के क्या है आपको पैचेस देखने को मिलते हैं। क्लियर, डर्मेटाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द डर्मेटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द ओनली आर्टरी विच, 8वां क्वेश्चन आपका, द ओनली आर्टरी विच सप्लाई करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सी आर्टरी करती है भाई, आपका ऑप्शन ए था पल्मोनरी आर्टरी, आपका ऑप्शन बी था हिपेटिक आर्टरी, आपका ऑप्शन सी था रीनल आर्टरी, आपका ऑप्शन डी था गैस्ट्रिक आर्टरी। तो इसके अंदर पल्मोनरी जो आर्टरी है वो आपकी क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड क्या करती है, ब्लड को सप्लाई करती है। कैसे सर, एक बार समझा दो। तो मैं ये समझा देता हूं, जैसे मैं ये यहाँ पर खड़ा हूं, इधर वाली साइड मेरा क्या है भाई, राइट एट्रियम, इधर वाली साइड कौन सा है, राइट वेंट्रिकल, इधर वाली साइड कौन सा है, लेफ्ट एट्रियम, नीचे कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू ब्लड किसके अंदर आता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर। क्लियर, यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है नीचे मेरी पूरी बॉडी से नीचे से उठा के कौन लेके आती है, इंफीरियर वेना केवा लेके आती है। कौन लेके आती है, इंफीरियर वेना केवा लेके आती है। और ऊपर से कौन लेके आती है, सुपीरियर वेना केवा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाकर कहां पटकती है, राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम से ब्लड कहां जाता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर जाता है। वहां से कौन लेके जाती है, पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पर, लंग्स के अंदर। और लंग्स उसके अंदर क्या कर देता है, ऑक्सीजनेट कर देता है। ऑक्सीजनेट करने के बाद में वो डायरेक्ट ब्लड कहां जाता है, राइट एट्रियम, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में जाता है। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहां आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पूरी एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी और सेल टिश्यू को क्या कर देगा, सप्लाई कर देगा। ये सारा सीक्वेंस चलता है किसके अंदर, ब्लड के अंदर भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच इज द बेस्ट मेथड, आपके लिए बेस्ट मेथड कौन है ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन टू मोटिवेट एंड एलिजिबल कपल। आपने क्या है, बेस्ट मेथड बताना है। मेथड क्या होता है भाई, एक तरीका बताना है। कौन सा तरीका बताना है, कम्युनिकेशन टू मोटिवेट एंड एलिजिबल कपल। मोटिवेट एंड एलिजिबल कपल के लिए, किसके लिए, मोटिवेट एंड एलिजिबल कपल के लिए बताना है। एडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस के अंदर आपका ऑप्शन ए है ग्रुप डिस्कशन, या आप क्या कर सकते हो, उसको ग्रुप डिस्कशन दे सकते हो। आपका ऑप्शन बी है प्रिंटेड मटेरियल ऑफ फैमिली प्लानिंग के बारे में बताओगे। आपका ऑप्शन सी है फेस टू फेस कम्युनिकेशन करोगे, या आप उसको क्या करोगे, यूज टू इंटरनेट के बारे में बताओगे। तो हम क्या करेंगे भाई, ग्रुप डिस्कशन नहीं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर क्यों ग्रुप डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये उसकी क्या है, प्राइवेसी का मामला है। तो इसके अंदर हम कोई भी ग्रुप डिस्कशन नहीं कर सकते, प्राइवेसी को लीक नहीं कर सकते। दूसरा, हम प्रिंटेड मटेरियल ऑफ फैमिली प्लानिंग क्यों करेंगे भाई, प्रिंटेड मटेरियल फैमिली प्लानिंग के लिए बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरी बात, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब आया था, 1951 से लेकर 1952 के अंदर ये प्रोग्राम आया था। ठीक है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, दिस इज द बेस्ट मेथड। फेस टू फेस आप बिठाओ, उसको समझाओ, किसके बारे में बताओ भी, ओसीपी आपके लिए बेस्ट है। कितने टूर्नामेंट खेलो, कितने ही क्रांतिकारी काम करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये इस तरीके से समझाना होता है बैठ के, ना तो आप उसको क्या है ग्रुप के अंदर डिस्कशन नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है उसको क्या है इसके अंदर हिचकिचाहट हो रही हो या बात नहीं कर पा रहा हो ग्रुप के अंदर। तो आप क्या कर सकते हो, फेस टू फेस क्या है कम्युनिकेशन आपके लिए बेस्ट मेथड रहने वाला है। आप इंटरनेट का यूज नहीं कर सकते भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन ए सॉल्यूशन। आपको क्या देना है, विटामिन ए का सॉल्यूशन देना है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन ए सॉल्यूशन पेरियोडिकली टू प्री स्कूल एंड स्कूल चिल्ड्रन इन एग्जांपल ऑफ।
किस तरीके से ये क्या है भाई, किससे प्रिवेंट कराए, तो इसके अंदर देखो एक होता है प्रीमोर्डियल, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्सरी। तो इसके अंदर तो आपको किसी भी प्रकार की ना तो आपको डिजीज देखने मिलेगी, कोई प्रकार की इसके अंदर ना भाई डिजीज है, ना किसी प्रकार की रिस्क है, ना कोई रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से एग्जांपल दूं, एक 2 साल की फीमेल है जिसके आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल आ नहीं रहा है, 4 साल की फीमेल है जो बच्ची है वो क्या है स्कूल के अंदर पढ़ रही है, आप उसको क्या दे रहे हो, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बता रहे हो, ये क्या है प्रीमोर्डियल के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप प्रिवेंशन कर रहे हो, ना तो डिजीज प्रेजेंट है, ना कोई रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, अभी तक कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, उससे पहले ही आप क्या कर रहे हो, एडवाइस दे रहे हो। इसके अंदर विटामिन ए की मैं बात करूं तो ये आता है प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर। किसके अंदर आता है? प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर। क्यों आता है सर? क्योंकि इसके अंदर रिस्क भैया प्रेजेंट होती है। सेकेंडरी के अंदर क्या आएगा? सेकेंडरी के अंदर आप क्या करोगे? डायग्नोसिस करोगे। क्या करोगे? डायग्नोसिस के साथ में आप क्या कर दोगे? ट्रीटमेंट कर दोगे। ये कंडीशन आपको सेकेंडरी के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे, अगला सवाल ये पूछा गया था, एयरबोर्न प्रिकॉशन फॉर ए क्लाइंट, एक एयरबोर्न प्रिकॉशन फॉर ए क्लाइंट विद पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हैज टू बी टेकन यूनिट। एयरबोर्न यानी हवा के अंदर जो प्रिकॉशन बचाव फॉर ए क्लाइंट, एक क्लाइंट के लिए विद द पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के अंदर हैज टू बी टेकन यूनिट कब लिया जाता है, किस लिए लेते हैं भाई? ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट इज नेगेटिव, इसलिए करते हैं एयरबोर्न प्रिकॉशन टेस्ट की ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट नेगेटिव हो नहीं। आपका ऑप्शन बी है द पेशेंट नो लॉन्गर हैज द डिजीज, बिल्कुल नहीं। आपका ऑप्शन सी है नो ट्यूबरकुलाई बेसिलाई लाइव प्रेजेंट इन स्पुटम, या पेशेंट टेम्परेचर हैज रिटर्न टू नॉर्मल। ना भाई, हम ये देखने के लिए, ये सुनने के लिए तो क्या देखने के लिए हम चेक करते हैं कि ये जो है, ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं, किसके अंदर? स्पुटम के अंदर। तो अब बात आई है टिब्बी की, तो टिब्बी कौन सी डिजीज है भाई? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के द्वारा फैलती है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 4 वीक से लेके 8 वीक तक होता है, 1 से लेके 2 मंथ तक होता है। इसके अंदर सैंपल लिया जाता है। कौन सा सैंपल लिया जाता है? स्पुटम का सैंपल लिया जाता है। कितने सैंपल लिए जाते हैं? 3 सैंपल लिए जाते हैं। एक तो ऑन स्पॉट लिया जाता है, दूसरा सैंपल नेक्स्ट डे लेंगे, तीसरा सैंपल उससे नेक्स्ट डे लेंगे, ठीक है। और कौन सा? ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट किया जाता है। इसी को बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर के नाम से भी जाना जाता है। ये टिब्बी के अंदर क्या है? बैरोमीटर के अवरोध पैदा करती है। इसके मैनेजमेंट के अंदर मैं बात करूं तो मैनेजमेंट के अंदर चेस्ट एक्सरे भी कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको गोन ट्यूबरकुलाई देखने को मिलते हैं। उसके बाद में इसके अंदर आप रिफाम्पिसिन दे सकते हो, आइसोनियाजाइड दे सकते हो, पायराजिनामाइड दे सकते हो, इथाम्ब्यूटोल दे सकते हो, स्टेप्टोमाइसिन भी आप इसके अंदर दे सकते हो। रिफाम्पिसिन के अंदर रेड ऑरेंज कलर का यूरिन देखने को मिलता है। आइसोनियाजाइड होती है, वो क्या करती है? आइसोनियाजाइड उसके बाद में क्या है? आपकी रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, उसके बाद में इथाम्ब्यूटोल आंखों पे इफेक्ट डालती है, ठीक है। इस तरीके से ये क्या है? आइसोनियाजाइड विटामिन B6 की क्या करती है? कमी करती है। आइसोनियाजाइड जिसको दिया जाता है उसके अंदर आपको पैरों के अंदर पेरिफेरल न्यूरोपैथी आपको देखने को मिलती है। टिंगलिंग और नम सेंसेशन भी आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर? ये सारी बातें समझ आई आपको? ये क्वेश्चन था आपका 11 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कंटेंट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ये क्वेश्चन था आपसे, किससे पूछा गया था? ओआरएस से पूछा गया था। ओआरएस से बड़ा इंपॉर्टेंट है ओआरएस दोबारा भी। पेपर सॉल्यूशन का मतलब ये होता है, बाबा फरीदकोट यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम होगा उसके अंदर मैं अभी से लेकर आगे 3-4 पेपर सॉल्यूशन, जितने भी पहले पेपर हुए मैं सभी का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। ये पार्ट फर्स्ट है, आगे करवाऊंगा वो पार्ट सेकंड के अंदर करवाऊंगा, तो उसको आप रिपीट कर लेना एक बार। कहीं ना कहीं कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन आपको रिपीट मिलते हैं। किसके अंदर? बाबा फरीदकोट यूनिवर्सिटी जो एग्जाम लेती है उसके अंदर। अब भाई ओआरएस के अंदर क्या क्या होता है? मेन मुद्दा किसका है? ओआरएस के अंदर। ओआरएस की कंपोजिशन की बात कर रहा है तो ओआरएस के अंदर एक ग्लूकोज होता है, बिल्कुल होता है। ग्लूकोज तो क्या है? होता है। दूसरा क्या है? बाइकार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम लैक्टेट नहीं होता है, ये सारे होते हैं। कैल्शियम लैक्टेट नहीं होता है। अब थोड़ी मैं बात करता हूं, किसकी बात करूं मैं? सोडियम। किसकी? सोडियम की बात करते हैं। सोडियम की, सॉरी ओआरएस की। किसकी बात करें? ओआरएस की बात करें तो ओआरएस जो होता है, ओआरएस के अंदर कौन कौन पाया जाता है? ओआरएस के अंदर जो पाया जाता है कंटेंट की बात करूं मैं, एक होता है सोडियम क्लोराइड, एक तो होता है भाई सोडियम क्लोराइड, एक होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। राइटिंग थोड़ी क्या तेज रहने वाली है। एक होता है सोडियम क्लोराइड, एक होता है पोटेशियम क्लोराइड। एक क्या होता है? पोटेशियम क्या होता है? क्लोराइड होता है। पोटेशियम क्लोराइड क्या रहता है भाई? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड रहता है। एक पोटेशियम क्लोराइड रहता है। एक सोडियम क्या रहता है? सिट्रेट रहता है। एक रहता है सोडियम सिट्रेट। एक कौन सा रहता है? ग्लूकोज। ये पूरा इसलिए पढ़ा रहा हूं कि दोबारा पेपर में भी आ सकता है। सोडियम क्लोराइड कितना होता है सर? 2.6 ग्राम पर डीएल होता है, 2 से 6 ग्राम पर डीएल होता है। पोटेशियम कितना होता है? तो पोटेशियम की बात करूं तो मैं होता है 1.6
ठीक है 1.6 होता है, सोडियम सिट्रेट 2.9 होता है, ग्लूकोज कितना होता है 13.5 होता है, टोटल पैकिंग कितने की होती है 20.5 ग्राम पाया जाता है, पैकिंग होती है टोटल 21 ग्राम की, इसके अंदर ये सारा कुछ पाया जाता है। जब इसको वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया जाता है, घोल दिया जाता है, उसके बाद में 1 लीटर पानी के अंदर 1 लीटर पानी के अंदर एक पैकिंग को घोला जाता है। उसके बाद में आप कितने टाइम तक यूज कर सकते हो, तो 24 घंटे से ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते हो। उसके बाद में जब ये उसके वाटर के अंदर क्या है मिला दिया जाता है, तो वाटर के अंदर मिलाने के बाद में वाटर के अंदर मिलाने के बाद में आपको क्या है, वाटर के अंदर मिलाने के बाद में आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, वाटर के अंदर मिलाने के बाद में ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो सोडियम क्लोराइड कितना हो जाता है, सोडियम क्लोराइड जो होता है वो कितना हो जाता है आपका 65, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड कितना होता है 20, और सोडियम सिट्रेट कितना हो जाता है 10। इस तरीके से टोटल ग्लूकोज और सारे की बात करें, ये अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर घुलने के बाद में बन जाते हैं। उसके बाद में 245 इसकी क्या होती है, ओस्मोलैरिटी होती है, ठीक है। ये सारी बातें किसकी थी भाई, ओआरएस की थी। ज्यादा रेस न देते हुए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि अपने पास सवाल ज्यादा है। तो इसके अंदर पूछा गया था कौन नहीं होता है, तो कैल्शियम लैक्टेट इसके अंदर नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है मेट्रोनिडाजोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर, मेट्रोनिडाजोल एक ड्रग होती है, वो किसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, क्या भाई मेट्रोनिडाजोल जो ड्रग है वो किसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, उसकी बात करने वाले हैं, किसकी, मेट्रोनिडाजोल की। मेट्रोनिडाजोल की बात करें तो ये जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, आपका ऑप्शन ए है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होती है। वायरल इन्फेक्शन आपका ऑप्शन बी, आपका ऑप्शन सी एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, आपका ऑप्शन डी एरोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। तो ना तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होती है, ना ये वायरल इन्फेक्शन के लिए होती है, ना ये एरोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होती है। इट इज द नोन एज ओनली फॉर एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मतलब क्या हुआ सर, मेट्रोनिडाजोल जो है मेट्रोनिडाजोल जो है वो किसके अंदर देते हैं, मेट्रोनिडाजोल किसके अंदर दी जाती है, बच्चों के अंदर दी जाती है, किसके अंदर दी जाती है, एनएरोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर आपको दी जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगला सवाल, द फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ इंटुससेप्शन इन चिल्ड्रन। इंटुससेप्शन एक डिजीज होती है, किसके अंदर देखने को मिलती है सर, बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। किसकी डिजीज होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की डिजीज होती है। इसके अंदर एक जो आंत होती है वो दूसरे आंत के अंदर क्या हो जाती है, धस जाती है या चली जाती है, उसको इंटुससेप्शन के नाम से जाना जाता है। तो ये डिजीज जो है इसके अंदर आपको प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग भी देखने को मिलती है, ठीक है गुरुजी। अब इसकी बात करूं मैं आगे, तो आपका ऑप्शन ए है पेन इन एब्डोमेन। इंटुससेप्शन के अंदर फर्स्ट कॉमन सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, तो डायरिया देखने को मिलेगा, वोमिटिंग देखने को मिलेगी, एब्डोमिनल एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, या बच्चे के पेट के अंदर दर्द देखने को मिलेगा। तो डायरिया नहीं मिलेगा भाई, पहला जो सिम्टम है वो कौन सा आएगा, पहला सिम्टम आएगा पेन इन एब्डोमेन, यानी बच्चे के अंदर कंप्लेन करेगा बच्चा भी, मेरे पेट के अंदर क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, ठीक है। उसको पेन इन एब्डोमेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे, कि दी ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीट गार्डियसिस, गार्डियसिस को ट्रीट करने के लिए आप क्या दे सकते हो भाई, गार्डियसिस को ट्रीटमेंट करने के लिए आप क्या दोगे, एक आपका ऑप्शन है मेबेंडाजोल, आपका ऑप्शन बी है मेट्रोनिडाजोल, आपका ऑप्शन सी है पिप्राजीन, एक होता है प्रीमियम, ये ऐसा कुछ नहीं होता है, पिप्राजीन नहीं देते हैं, मेबेंडाजोल या मेट्रोनिडाजोल नहीं देते हैं, मेबेंडाजोल दी जाती है बच्चों के अंदर। आपको आपने देखा है द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीट गार्डियसिस, गार्डियसिस की ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो क्या होती है, मेट्रोनिडाजोल के नाम से मेबेंडाजोल के नाम से जानी जाती है। और छोटे बच्चों के अंदर कितनी दी जाती है, छोटे बच्चों के अंदर ये 200 mg दी जाती है, और एडल्ट के अंदर कितनी 400 mg तक की मात्रा रखी जाती है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, अगला सवाल था कि ऑल आर बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव एक्सेप्ट, इसके अंदर से सारे जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो बैरियर है, एक को छोड़कर, किसको छोड़कर, एक को छोड़कर। तो आपका ऑप्शन ए है मेल कॉन्डोम, मेल जो कॉन्डोम यूज करता है वो आपका क्या है, बैरियर के अंदर आता है, बिल्कुल अवरोध पैदा करता है सर। उसके बाद में फीमेल कॉन्डोम, बिल्कुल फीमेल कॉन्डोम सर होता है, फीमेल कॉन्डोम बिल्कुल होता है, फीमेल कॉन्डोम आपने देखा नहीं तो इसका मेरे पास कोई इलाज है नहीं। सुनो, ये तीसरा ऑप्शन था डायफ्राम, बिल्कुल डायफ्राम। तो ये सारे तो क्या है भाई, ये सारे तो आपके क्या है, बैरियर पैदा करते हैं। लेकिन मालाडी जो है ये क्या है, एक इंजेक्टेबल फॉर्म के अंदर आपको क्या है, हार्मोनल जो इंजेक्टेबल फॉर्म के अंदर दिए जाने वाला मेथड है। तो इसका आंसर कौन सा हुआ भाई, डी हुआ। अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की मैं बात करूं तो एक होता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मतलब सीधा सा यही होता है भी प्रेगनेंसी को क्या करना, रोकना। किसी भी प्रकार से जब
मेल जब एक कपल के द्वारा क्या है, कप और प्लेट के द्वारा कोई भी धमाकेदार पारियां खेली जाती है, टूर्नामेंट खेला जाता है, क्रांतिकारी काम जो भी आप नाम लेना चाहो वो किए जाते हैं, तो उसके अंदर ये बैरियर पैदा करती है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। अल्टीमेट पर्पज क्या होता है बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का, किसी भी प्रकार से हम क्या है प्रेगनेंसी नहीं होने देंगे, अवरोध पैदा करेंगे, उसको कॉन्ट्रासेप्टिव के नाम से जाना जाता है। एक होता है मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम, एक होता है वेजाइनल स्पंज के नाम से जाना जाता है, डायफ्राम के नाम से जाना जाता है, कोइटस इंटरप्टस के नाम से जाना जाता है, बेसल बॉडी टेम्परेचर होता है, सर्वाइकल म्यूकस मेथड होता है या विड्रोल मेथड होता है। इस तरीके से सारे जो मेथड आपको देखने को मिलते हैं, माला एन होता है, माला डी होता है, ये जो सारे क्या है आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, अगला सवाल है आपका कि कैरियर वन मोर डेंजरस देन कैश बिकॉज दी, कैरियर होता है वो मोर डेंजरस है, कैरियर क्या है मोर डेंजर यानी खतरनाक है, किससे खतरनाक है कैश बिकॉज, कारण क्या है क्योंकि पहला आपका ऑप्शन ए है इंक्रीज विरुलेंस के कारण, आपका ऑप्शन बी है इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ डिजीज के कारण, आपका ऑप्शन सी है मोर इन्फेक्शन के कारण, या आपका ऑप्शन डी है इनफेक्ट मोर पीपल। तो क्या करता है भी कैरियर क्या है ज्यादा डिजीज को फैलाता है, तो इसके हिसाब से इंक्रीज विरुलेंस बिल्कुल नहीं, इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ डिजीज नहीं, मोर इन्फेक्शियस नहीं, ये क्या करता है मोर पीपल को इन्फेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट सवाल ये लो भाई, 18 नंबर क्वेश्चन है, ए चाइल्ड विद रेस्पिरेटरी ये मिस्टेक है इसके अंदर, एक चाइल्ड है उसके अंदर क्या है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इन बेस्ट मॉनिटर, यानी रेस्पिरेटरी आपको मॉनिटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, आपका ऑप्शन ए है आप बच्चे का क्या करोगे आरएफटी रेस्पिरेटरी फंक्शन टेस्ट करोगे, नहीं करेंगे रेस्पिरेटरी फंक्शन टेस्ट। ब्लड गैसेस क्यों पता करेंगे, ब्लड गैसेस के अंदर आप एबीजी टेस्ट करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको किसका पता चलता है पीएच का चलता है, जो पीएच नॉर्मल होता है वो 7.35 से 7.45 होता है, पीसीओ2 35 से 45 होती है, बाइकार्बोनेट जो होता है वो 22 से 27 मिलीक्यूलेंट पर लीटर देखने को मिलता है, ये एबीजी का मामला होता है तो ये नहीं करेंगे। पल्स ऑक्सीमीटर बिल्कुल काम में लेंगे, ब्लड का पीएच 7.35 से 7.45 होता है, क्लियर ये सारी बातें, और ब्लड के अंदर बहुत सारी चीजें होती है आपको आगे कभी ऑफलाइन के अंदर बताने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हेन द नर्स इंसर्टिंग एक गैस्ट्रिक ट्यूब, एक नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है जो बच्चे को लगा रही है, बच्चे की जो उम्र है वो टोडलर यानी 1 से लेकर 3 साल का बच्चा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर द नर्स टू यूज, तो नर्स के लिए क्या करना जरूरी है भाई, कौन सा रिस्टेंट यूज करना जरूरी है, आपका ऑप्शन ए था, क्वेश्चन देख लो इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं, आप कर सकते हो इन क्वेश्चनों को, ज्यादा रेशनल मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन जो एक सेशन के अंदर एक पेपर के अंदर जितने भी रिपीट हुए थे मैं ऑलमोस्ट सभी को एक ही सेशन के अंदर खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं, 85 क्वेश्चन आए थे पिछले लास्ट ईयर एग्जाम के अंदर, उसको मैं एक साथ ही लपेटने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए स्पीड मेरी मेंटेन करके है थोड़ी मैंने, तो आप भी स्पीड को थोड़ा बढ़ाओ और जल्दी जल्दी इनके सोल्यूशन करो और आपका स्कोर कार्ड है वो मेंटेन करने की कोशिश करें भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या करेंगे भाई, इसके अंदर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगानी है टोडलर को यानी एक बच्चे को, तो आप क्या करोगे भैया मम्मी रिस्टेंट करोगे, क्लोव हिंच नहीं करेंगे, ठीक है जैकेट रिस्टेंट नहीं करेंगे, इसके अंदर हम मम्मी रिस्टेंट करेंगे, कौन सा करेंगे मम्मी रिस्टेंट करेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट था हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज कॉल्ड, हॉस्पिटल के अंदर होने वाले इन्फेक्शन को, बड़ा इजी सवाल है हर एक एग्जाम के अंदर आता है, वन लाइनर क्वेश्चन है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, नॉर्थ सेट के अंदर भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था, उसका नाम था कंटांजियस इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं होता, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन नहीं होता है, आपका ऑप्शन सी है वाटर बोन इन्फेक्शन नहीं होता है, इसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है, किस इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल था फैमिली प्लानिंग रेफर टू प्रैक्टिस दैट, फैमिली प्लानिंग रेफर टू प्रैक्टिस दैट, क्या करेगी भी रेफर टू प्रैक्टिस दैट, क्या कर सकती है फैमिली प्लानिंग, अवॉइड करेगी अनवांटेड बर्थ को, बिल्कुल अवॉइड करेगी अनवांटेड बर्थ को, हम क्या है हम चाहते नहीं है बच्चा पैदा करना तो उसके अंदर क्या है ये अवरोध पैदा करेगी, बिल्कुल अवॉइड करती है अनवांटेड बर्थ को, ब्रिंग अबाउट वांटेड बर्थ बिल्कुल करती है, रेगुलेट करती है स्पेसिफिक बिटवीन प्रेगनेंसी बिल्कुल करती है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर था, क्या था ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि फैमिली प्लानिंग रेफर टू प्रैक्टिस दैट क्या क्या करता है, तो भाई ये सारे काम इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं, अवॉइड करती है अनवांटेड बर्थ को, ब्रिंग अबाउट वांटेड बर्थ, ठीक है, और क्या है रेगुलेट स्पेसिंग बिटवीन प्रेगनेंसी, ये सभी इसका आंसर था डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस आपने पढ़ा है जीएनएम फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक पढ़ते हो, थर्ड ईयर के बाद में आपने बाबा फरीदकोट यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया, वहां पर आपके क्वेश्चन टिका दिया पहला ही, कौन सा क्वेश्चन, नर्सिंग प्रोसेस के अंदर सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट रहता है आपके पास, नर्सिंग प्रोसेस के अंदर आपने देखा होगा हम सबसे पहले क्या करते हैं असेसमेंट, क्या करते हैं भाई असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट के बाद में हम क्या करते हैं उसके बाद में डायग्नोज करते हैं, क्या करते हैं डायग्नोज करते हैं, डायग्नोज के बाद में हम क्या करते हैं प्लानिंग करते हैं,
प्लानिंग के बाद में हम इंप्लीमेंट करते हैं, इंप्लीमेंट के बाद में हम क्या करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे। क्या करेंगे, इवेल्युएशन। ये एक नर्सिंग प्रोसेस होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताओ क्या है, इंपॉर्टेंट बात है क्या, इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर, एक ही बात है, असेसमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट कैसे किया जाता है, सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा, हिस्ट्री वगैरह वगैरह सभी पेशेंट की ली जाती है। क्लियर। तो इवेल्युएशन लास्ट का काम होता है, नहीं करते हैं। प्लानिंग सर हम जो काम करेंगे, जो डायग्नोज किया है, डायग्नोज के बाद में हम क्या है, ट्रीटमेंट जो पेशेंट है उसको देने वाले हैं, तो वो किसके अंदर करते हैं, वो बैठ के प्लानिंग की जाती है। इंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, लागू कर देना। आपको पता है किसी की टीबी है, उसके अंदर कोई भी इंजेक्शन डाल दिया, या एचआईवी के अंदर कोई भी इंजेक्शन है, ट्रीटमेंट करने के लिए जो ट्रीटमेंट डॉक्टर ने लिखा है वो हम उसको लगा रहे हैं, इट इज मतलब इसका मतलब क्या है, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये भी नहीं करेंगे हम। सबसे पहले जो आपके लिए जरूरी होता है वो होता है किसी भी प्रकार का, किसी भी नर्सिंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, असेसमेंट करना। आपका असेसमेंट करना जरूरी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्यूटी प्रोटेक्ट प्रिविलेंस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, किस नाम से जाना जाता है, द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट करती है, प्रिविलेंस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो भैया जो ड्यूटी प्रोटेक्ट प्रिविलेंस का मतलब इसके अंदर मोरल्स नहीं, एथिक्स नहीं, ऑनेस्टी ईमानदारी होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी ये जरूरी होता है। एक होता है वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब क्या होता है, वेरासिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। टेलिंग ऑफ ट्रूथ, टेलिंग ऑफ ट्रूथ का मतलब क्या होता है सर, टेलिंग ऑफ ट्रूथ का मतलब होता है आपने कोई ट्रीटमेंट बोल दिया किसी पेशेंट को, आपको इंसुलिन देना है रात की 9 बजे, आपने बोल दिया भी चलो अंकल जी मैं अभी आ रहा हूं, आप गए नहीं, सारी रात गोली दे दी पेशेंट को, इसका मतलब आप क्या हो, वेरासिटी, टेलिंग ऑफ ट्रूथ नहीं कर रहे हो। टेलिंग ऑफ ट्रूथ मतलब जो आपने बोल दिया, जो कमेंटमेंट कर दिया वो कर दिया जाना होता है आपको। इसीलिए ये नर्सिंग के एथिक्स है, कभी ऑफलाइन के अंदर पूरा पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज ऑब्जेक्टिव डाटा, इसके अंदर कौन सा ऑब्जेक्टिव डाटा है भाई। तो पहला था पेशेंट अपीयर स्लीपी, पेशेंट क्या करेगा, अपीयर स्लीपी करेगा। आपका ऑप्शन बी था डिस्ट्रेस नोटेड, आपका ऑप्शन सी था हार्ट रेट इज 76 बीट पर मिनट, बच्चे की हार्ट रेट है वो 76 बीट पर मिनट, नहीं। डिस्ट्रेस नोटेड बिल्कुल नहीं। पेशेंट अपीयर स्लीपी, पेशेंट अपीयर स्लीपी ऐसा कोई सीन नहीं होता है। आप क्या करो, फीलिंग जो होती है उसके एनॉक्सियस, उसके लिए आप क्या करो, काम करो। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन डी है वो गलत है। सेक्सी फील, ये कुछ सेक्सी फील कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। ये क्या है, गलत मिस्टेक हो गया है, सर से गलती से मिस्टेक हो गई है। लेकिन इसका जो क्या है, आपकी फीलिंग होती है उनको आपको बाहर निकालना होता है। इसके अंदर फीलिंग, फीलिंग आता भरा मेरा दिल, उसको बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट कॉमनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन। एमआई के अंदर किसका सवाल है भाई, एमआई का सवाल है। किसका सवाल है, एमआई का सवाल है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन का सवाल है। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, इनमें से कौन सी कंडीशन जो है इज मोस्ट कॉमनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर, किसके लिए, एमआई के लिए। तो बताओ, डायबिटीज मेलाइटिस है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। शुगर का कोई इसके साथ वो नहीं है, रिनल फेलियर नहीं, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट सीवीए का नहीं है। इसके अंदर है भैया थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन होता है, किसके अंदर, कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या हो जाता है, थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये सारे सवाल आपको समझ आ रहे हैं, और ये जो सारे सवाल है किसके है भाई, बताइए आपको। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल था द प्राइमरी एम ऑफ ट्रीटमेंट इन हार्ट फेलियर इज, प्राइमरी जो अपना एम क्या है, उद्देश्य क्या है, तो ट्रीट करने के लिए इन हार्ट फेलियर पेशेंट होता है, जो हार्ट फेलियर पेशेंट होता है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, जिसका हार्ट फेल हो गया उसके लिए क्या जरूरी है। तो भाई प्राइमरी एम अपना पहला उद्देश्य क्या है, पहला उद्देश्य आपका ऑप्शन है इंक्रीज कर देंगे द वर्क ऑफ द हार्ट प्री लोड एंड आफ्टर लोड। इंक्रीज क्यों करेंगे, इंक्रीज नहीं करेंगे, इंक्रीज नहीं करते हैं, पहले ही इंक्रीज हो रखा है। रेड्यूस द वर्क ऑफ द हार्ट प्री लोड एंड आफ्टर लोड, बिल्कुल रेड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे, क्या कर देंगे, वर्क ऑफ द हार्ट प्री लोड एंड आफ्टर लोड। आपका ऑप्शन सी है रेड्यूस द वर्क ऑफ द लंग्स, लंग्स के साथ में ऐसा कुछ नहीं करेंगे। रेड्यूस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर, जीएफआर ये भी नहीं करेंगे। 125 ml पर मिनट होती है भाई, 125 ml पर मिनट आपको देखने को मिलती है। अगला सवाल है सजेशन ऑफ ब्रीथिंग फॉर ए शॉर्ट पीरियड इज नोन एज, यानी सजेशन यानी एक बार आपने क्या है, सांस आपकी अटक जाती है, सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई। अब सांस आई, आपको सांस में सांस मिली तो आपकी सांस अटकी, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको आपका किस नाम से जाना जाता है भैया, एपनिया के नाम से जाना जाता है। ब्रेडिपीनिया का मतलब क्या, एक होता है ब्रेडिपीनिया, एक होता है टेकीपीनिया। रेस्पिरेशन रेट क्या हो जाना, बढ़ जाना। ब्रेडिपीनिया का मतलब क्या होता है, ब्रेडिपीनिया का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेशन रेट क्या हो जाना, कम हो जाना। रेस्पिरेशन रेट क्या हो जाना, कम हो जाना। ऑर्थोपीनिया यानी आपकी स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर, सॉरी सिटिंग पोजीशन के अंदर आपको सांस लेने के अंदर दिक्कत होना। डिस्निया का मतलब होता है डिफिकल्टी, डिफिकल्टी, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन आपके ब्रीथिंग देखने को मिलती है। क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं।
अगला सवाल था मिडवे थ्रू ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आप क्या कर रहे हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो, एक पेशेंट को कंप्लेंट कर रहा है ऑफ सीवियर बैक पेन, आपने एक पेशेंट को ब्लड लगाया और वो कंप्लेन कर रहा है भैया मुझे सीवियर बैक पेन हो रहा है, अब क्या किया जाए, आप कोई ऑप्शन बताओ। तो आप क्या करोगे, तो व्हाट शुड दी नेक्स्ट डू, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या रहने वाली है, अभी आप रीएश्योर करोगे पेशेंट को एंड कंटिन्यू इन्फ्यूजन, आपको बोल रहा है अभी मेरे बैक पेन हो रहा है, इट मींस ये क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है और आप इसको कंटिन्यू करोगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, सरासर गलत बात है सर ये। आपका ऑप्शन बी है स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, यस बिल्कुल राइट एग्जैक्ट आंसर दिया है कि आप क्या कर दोगे, स्टॉप कर दोगे किसको, ट्रांसफ्यूजन एंड अटैक वाइटल साइन इन फ्रॉम द नर्सिंग इंचार्ज, हम क्या करेंगे स्टॉप करेंगे और वाइटल साइन लेंगे, और वाइटल साइन लेने के लिए बाद में हम डायरेक्ट आपने क्या है किसको इन्फॉर्म कर देंगे, किसको इन्फॉर्म कर देंगे, हायर अथॉरिटी को। स्पीड अप द ट्रांसमिशन ऑफ कंप्लीट क्विकली, ये नहीं करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनाल्जेसिक मेक पेशेंट, ये नहीं सारी बातें, ठीक है। आपका था जो भी आता है आपके ब्लड के अंदर कभी भी रिएक्ट करता है या रिएक्शन हो जाता है तो स्टॉप इमीडिएटली, आप स्टॉप करो, स्टॉप करने के बाद में दूसरा आप किस पे जाओगे, आप दूसरा जाओगे उसके अंदर, स्टॉप करने के बाद में एनएच को पुश करो, एनएच को पुश करने के बाद में आप वाइटल लो, और वाइटल जब तक लोगे तब तक आप हायर अथॉरिटी को बता दो, और जब तक आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे तब तक आप वाइटल ले सकते हो और इमरजेंसी ड्रग्स भी कुछ यूज कर सकते हो, ये सारा प्रोटोकॉल होता है ब्लड के अंदर रिएक्शन के अंदर। अगला सवाल, दी 3P साइन, 3P साइन ऑफ पेन मैनेजमेंट, 3P साइन पेन मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, 3P, एक P हो गया पोस्चर फिजियोलॉजिकल केयर एंड फार्मेकोलॉजिकल, बिल्कुल नहीं, फिजियोलॉजिकल केयर एंड पोजीशन, ये भी नहीं, फिजिकल केयर ठीक है लेकिन फिजियोलॉजिकल ठीक है लेकिन फार्मेकोलॉजिकल नहीं, ये दो बार आ गया, लेकिन इसका आंसर राइट यही रहने वाला है, 3P साइन का मतलब होता है फिजिकल केयर, फिजियोलॉजिकल केयर एंड फार्मेकोलॉजिकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE इज इंप्लीमेंटेड ऑन, PPE मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट आती है, आप इससे सभी वाकिफ हो क्योंकि अभी आप उस दौर से गुजरे थे, कब, 4 साल पहले, शायद 2020 के अंदर, आपको पता है कोविड आया था, तो कोविड आया था तो बहुत भयंकर बीमारी थी, तो उसके अंदर आपने PPE से, सैनिटाइजर से, क्वारंटाइन से, आइसोलेट से सभी से वाकिफ हो, तो आपका आंसर ए था, प्रोटेक्ट करता है पेशेंट फ्रॉम रिस्क ऑफ इन्फेक्शन से, दूसरा ऑप्शन था प्रोटेक्ट करता है हेल्थ केयर वर्कर को एंड पेशेंट को फ्रॉम रिस्क ऑफ इन्फेक्शन से, प्रोटेक्ट करता है हेल्थ केयर वर्कर फॉर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, प्रोटेक्ट करता है हेल्थ केयर वर्कर एंड पेशेंट फॉर रिस्क फॉर रेडिएशन, तो इसके अंदर आपका इन्फेक्शन से क्या कर रहा था भाई, प्रोटेक्ट द हेल्थ केयर वर्कर फॉर इन्फेक्शन, किसको, हेल्थ केयर वर्कर को क्या कर रहा था, इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बटरफ्लाई ओपन सीन इन सम पीपल विद सिस्टमेटिक ल्यूप इरिथमेटोसिस, अच्छा SLE डिजीज की बात कर रहा है, SLE सिस्टमेटिक ल्यूपस इरिथमेटोसिस के नाम से जाना जाता है, तो इसके अंदर एक कौन सा साइन बनता है भी, बटरफ्लाई साइन बनता है, बटरफ्लाई, फ्लाई मतलब निमक करके फलाइयावा, वो फ्लाई, ठीक है। बटरफ्लाई साइन जो होता है वो कहाँ देखने को मिलेगा, तो भैया बैक पे, यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर तो नहीं देखने को मिलेगा सर, यहाँ पर तो वो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, टैटू सर, ठीक है, वो नहीं, वो फ्लाई नहीं बनाएंगे, वो अपना काम नहीं होता, किसी और का होता है, ठीक है, वो बैक में नहीं बनाएंगे, लेग पे कहां पर बना लेंगे, लेग पे बना लेंगे सर, लेग पे भी नहीं होगा, नेक पे भी नहीं होगा, ये दिखाई देता है फेस पे, कौन सा साइन देता है, बटरफ्लाई फेस साइन देता है, कहां पर, सिस्टमेटिक ल्यूप इरिथमेटोसिस डिजीज होती है, स्किन की डिजीज होती है, वहां पर आपको कहां पर दिखाई देता है, फेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थमा कैन बी ट्रिगर्ड बाय, अस्थमा किसके द्वारा ट्रिगर्ड होता है, तो हाउस डस्ट माइट होता है, हाउस डस्ट माइट से बिल्कुल होता है। आपका ऑप्शन बी है इमोशन एंड एनवायरमेंट फैक्टर के द्वारा बिल्कुल होता है, इमोशन फैक्टर ओनली नहीं, नन नहीं होता है, इमोशन और दोनों जो एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, अस्थमा को ट्रिगर्ड करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर नॉर्मल फॉर ICP, किसकी बात की है भैया, ICP, 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 ACP नहीं, ICP, ICP का मतलब होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर, क्या होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर के नाम से जाना जाता है, इंट्राक्रेनियल किसके नाम से, प्रेशर के नाम से जाना जाता है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो नॉर्मल होता है वो कितना होता है, 5 से लेकर 15 mm ऑफ Hg होता है। अगर सर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर का मतलब CSF अगर बॉडी के अंदर बढ़ेगा तो ICP बढ़ेगा, ICP बढ़ेगा तो क्या साइन आपको देखने को मिलेंगे भैया, आपको देखने को मिलेगा
एडल्ट के अंदर अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगी, चाइल्ड के अंदर आपको वोमिटिंग देखने को मिलेंगी और इन्फेंट के अंदर आपको बल्जिंग फॉन्टेनल्स देखने को मिलेंगे। एक होता है फ्लैट फॉन्टेनल्स, उसके अंदर कोई नहीं होता है, नॉर्मल कॉमन फाइंडिंग होती है। तो इसके अंदर आईसीपी बढ़ेगा तो ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा भाई, ठीक है। आईसीपी होता है, सीएसएफ जो नॉर्मल होता है वो टोटल कितना होता है, सीएसएफ बनता कितना है, तो सीएसएफ बनता है 0.5 ml पर मिनट बनता है, ठीक है। तो 30 ml क्या हो गया, 30 ml क्या हो गया पर ओवर बनेगा। टोटल की मैं बात करूं तो 720 ml होता है, 720 ml में से 120 ml क्या होता है, दौड़ता रहता है, और 600 ml जो होता है वो वापस क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। कोरियोइड प्लेक्सस के अंदर के द्वारा बनता है। ये सारी बातें आपने पढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हेन आपके एक पेशेंट, आपके पास एक व्हेन कब एक पेशेंट हु हैज नॉन एंजाइम फैक्ट्री कंप्लेन करेगी, एंजाइम फैक्ट्रीज कंप्लेन दैट इज हैविंग चेस्ट पेन more often even when he is resting, the period of pain is longer and it take less stress for the pain of happen, this is known as। देखो भाई एक पेशेंट है, मैं समझाऊं था ना, फिर समझाओ पर्सन था, एक पेशेंट है भाई, एंजाइम फैक्ट्रीज कंप्लेन कर रहा है, क्या कंप्लेन कर रहा है, चेस्ट पेन की कंप्लेन कर रहा है, चेस्ट पेन है, ठीक है। ऑफन इवन व्हेन, जब क्या है हमेशा, तो क्या होता है व्हेन सी इज रेस्टिंग, जब वो रेस्ट करता है पीरियड के अंदर, पेन क्या हो गया, लॉन्गर टाइम चल गया, रेस्ट करता है तब तो रिमूव हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो पेन है वो लॉन्ग टाइम चल गया, रिमूव हो ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वेरिएंट एंजाइना नहीं होता है, रिफैक्टरी एंजाइना नहीं होता है, नन ऑफ दीज नहीं होता, अनस्टेबल एंजाइना में चला गया है ये, किसके अंदर, अनस्टेबल एंजाइना के अंदर। और एंजाइना जो होता है इसके अंदर आप क्या देते हो भाई, एनटीजी। एनटीजी क्या होता है, नाइट्रोग्लिसिन दी जाती है। नाइट्रोग्लिसिन कैसे दी जाती है, किस रूट से दी जाती है, सबलिंगुअल दी जाती है, सबलिंगुअल दी जाती है, डार्क पैलेस के अंदर दी जाती है, रखी जाती है, किसके अंदर, डार्क पैलेस के अंदर दी जाती है। और ये क्या होता है, डार्क पैलेस के अंदर दी जाती है नाइट्रोग्लिसिन, सबलिंगुअल रूट के द्वारा दी जाती है। 3 मंथ इसकी क्या है, एक्सपायर डेट होती है, 3 मंथ के बाद में ये कोई काम की नहीं रहती है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर आयरन स्टोर। आयरन स्टोर के लिए आपका टेस्ट क्या रहने वाला है, सीरम कैल्शियम टेस्ट, आपका सीरम कैल्शियम टेस्ट रहने वाला है। आपका ऑप्शन बी है सीरम फेरिटिन रहने वाला है। आपका ऑप्शन सी है सीरम आयरन रहने वाला है, या ऑल ऑफ अबव। तो भैया आयरन के जो टेस्ट के लिए आयरन का स्टोर फॉर्म होता है उसको सीरम फेरिटिन के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम, सीरम आयरन, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following, इनमें से कौन सा would be the most appropriate first line treatment for a person with primary generalized tonic-clonic seizure। वाह भी वाह, आपको क्या है, टोनिक क्लोनिक सीजर के अंदर आपको पता है सीजर जो होता है एक पार्शियल सीजर होता है, एक जनरलाइज सीजर होता है। पार्शियल सीजर और जनरलाइज सीजर के अंदर ये सारी इमरजेंसी ड्रग्स दी गई है आपको, इनमें से आपको एक एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को उठाना है। एंटी सीजर जो ड्रग है कन्वर्जन के अंदर दी जाती है, तो भाई कौन सी दी जाती है, डिजोक्सिन। नहीं सर, डिजोक्सिन की जो रेंज होती है वो 0.6 से लेकर 2.0 नैनोग्राम पर डीएल होती है। डिजोक्सिन के कारण एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग देखने को मिलती है। अगर हाइपर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, हम दे सकते हैं सर सोडियम वेलप्रेट। क्या दे सकते हैं, सोडियम वेलप्रेट जो होती है वो टोनिक क्लोनिक सीजर के अंदर दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं सर। फेनिटोइन बिल्कुल नहीं, फेनिटोइन डाइजेपाम ये नहीं देंगे। क्लियर, आगे चलते हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ, इनमें से कौन सा एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए पेन लाइक इंसुलिन डिलीवरी डिवाइस। आपने एक पेन देखा होगा, एक पेन जो इंसुलिन का होता है, आपने बूढ़े बुजुर्ग जो लोग बैठे रहते हैं गांव गली चौराहे चबूतरे के ऊपर गांव के अंदर, वो ऐसे एक पेन को टांग के रखते हैं जेब के अंदर। वो पेन होता है, वो होता है इंसुलिन का। उसके अंदर आप नंबर लगाओ, डायरेक्ट लगा लो, सही डिलीवरी करता है वो। जितना आपको लेना है इंसुलिन उतना इंसुलिन देता है। तो इसका ऑप्शन ढूंढो फिर। शॉर्ट इंजेक्शन टाइम नहीं सर। एक्यूरेट डोज डिलीवरी बात बन रही है सर, बिल्कुल। लोअर कॉस्ट ऑफ द रिजिबल इंसुलिन कैटेगरीज नहीं। यूज ऑफ द स्मॉलर गोज नीडल नहीं सर। ये करता है एक्यूरेट डिलीवरी। क्या करता है, एक्यूरेट डोज डिलीवरी करता है। किसके अंदर, जिसको डायबिटीज होता है, डायबिटीज वाला पेशेंट है जिसको इंसुलिन देना है, तो इंसुलिन देने के लिए ये बात कर रहा है किसकी, इंसुलिन पेन की। किसकी बात कर रहा है, ये इंसुलिन पेन है। ये क्या करता है भाई, एक्यूरेट क्या करता है, एक्यूरेट क्या करता है, डोज की क्या करता है, डिलीवरी करता है। एक्यूरेट डोज की क्या करता है, डिलीवरी करता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गोइटर। इसके अंदर से आपका गोइटर के लिए कौन सा जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज रहने वाला है। आपका ऑप्शन ए है आयोडीन डिफिशियंसी, आपका ऑप्शन बी है आयोडीन असेस, आपका ऑप्शन सी है क्वांसियोरकर, आपका ऑप्शन डी है इंसुलिन डिफिशियंसी। तो भाई आयरन की डिफिशियंसी से क्या देखने को मिलता है, आपको गोइटर देखने को मिलता है। ये ऑप्शन गलत। क्वांसियोरकर क्या होता है, क्वांसियोरकर होता है वो किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। ये एक प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की जो क्या है
डिजीज है, इसके अंदर आपको क्या है, एडिमा देखने को मिलता है। एक तो एडिमा देखने को मिलता है, दूसरा इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, गोल्डन कलर के हेयर भी देखने को मिलते हैं बच्चे के, और इसके अंदर आपको एडिमा और स्वेलिंग पूरी बॉडी के अंदर आपको देखने को मिलती है। और ये जो बच्चा है इसको क्या है, एपेटाइट बहुत ज्यादा लगती है, भूख इसको क्या है, ज्यादा लगती है। क्लियर, ये सारी बातें क्लियर हुई, इंसुलिन डिफिशियंसी की कमी से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, व्हाट लेंथ ऑफ डिक्टेटर टिप शुड बी इंसर्टेड इनटू द रेक्टम। अच्छा, सीधी सी बात, अभी रेक्टम के अंदर आप एनिमा जो इंसर्ट कर रहे हो, किसके अंदर, एडिमा को, सॉरी एडल्ट के अंदर क्या है, एनिमा दे रहे हो, तो उसको आप जो लेंथ होती है वो कितना इंसर्ट करोगे अंदर, तो वो करोगे आप कितना इंसर्ट करोगे, 2 से 5 नहीं सर, 3 से 4 इंच की जाती है। कितनी, 3 से 4 इंच किसके अंदर, एडल्ट के अंदर की जाती है। तो सर बच्चे के अंदर थर्मामीटर की बात करूं मैं, थर्मामीटर भी दिया जाता है, वो एडल्ट के अंदर कितना दिया जाता है, एडल्ट के अंदर टेम्परेचर के लिए 1.5 इंच, ठीक है। बच्चे के अंदर कितना, एक चाइल्ड के अंदर और इन्फेंट के अंदर 0.5 इंच इंसर्ट किया जाता है। क्या सर, ये कहानी है किसकी, थर्मामीटर की, किसका, थर्मामीटर की। 3 से 4 इंच का मतलब एक के अंदर कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो मतलब सीधी सी बात है, 5 से 7 नहीं होगा, 7 से लेके 10 सेंटीमीटर हम क्या है, इंसर्ट करने वाले हैं, किसको, रेक्टल एनिमा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीडोट ऑफ हिपेरिन। अब बात करेंगे कुछ एंटीडोट की। एंटीडोट क्या होता है, हिपेरिन का एंटीडोट क्या होता है। हिपेरिन का एंटीडोट बड़ा इजी सवाल है, हर एक एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो आपका ऑप्शन ए है पोटेशियम सल्फेट, आपका ऑप्शन बी है प्रोटामाइन सल्फेट, आपका ऑप्शन डी है मैग्नीशियम सल्फेट, आपका ऑप्शन बी है मॉर्फिन सल्फेट। बताओ, इनसे इजी कोई क्वेश्चन आ सकते हैं। नौकरी लगने का एकमात्र उपाय यही है, भी आप मोर टू मोर प्रैक्टिस करो, दिन के अंदर 100 क्वेश्चन आप सोल्व करो, एक महीने के अंदर 3000 सोल्व कर दोगे, और इतने क्या है, एग्जाम से पहले पहले आप 6,000 क्वेश्चन निकाल दोगे। पीआर यादव के अंदर टोटल 6200 क्वेश्चन है, और जो आपकी टारगेट हाई है उसके अंदर करीबन 8-9 हजार क्वेश्चन है। सिनेरियो बेस को मिलाकर कम से कम 9,000 क्वेश्चन है। आप सभी को एक बार निकाल दो, कोई भी पेपर आपका बाहर जाने वाला नहीं है। क्लियर। दूसरी बात, फालतू की ड्रामेबाजी मत करो, फालतू की ड्रामेबाजी में पढ़ने का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। प्रेम क्यों करेंगे किसी से, प्रेम जो करेगा वो हमसे खुद आकर करेगा, हम क्यों किसी से जाकर करें। सूरज किसी को कहता थोड़ी है भी मेरे पे आके जल चढ़ाओ, चढ़ाना पड़ता है, समझ गए। तो आप प्यार करना सीख जाओ, प्यार देना सीख जाओ, लोग खुद करने लगेंगे आपसे प्यार। करने की जरूरत नहीं है, किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अभी आपके पास टाइम है तैयारी करने की, तो दब के करो तैयारी, फिर आपके पीछे घूमेंगे सब, ठीक है। और ये फालतू की ड्रामेबाजी में मत पड़ो, पैसा कमाओ, खूब खूब टारगेट बनाओ, ठीक है। दिन के अंदर उठो तो उठते ही 100-200 करोड़ की बात कर लो, चाहे आपके पैर में एक जूता है दूसरे में हो ही नहीं चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके हौसले बुलंद होने चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, आपके बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए, आपके माइंड मैपिंग अच्छी होनी चाहिए, तो आप कुछ न कुछ जिंदगी के अंदर कर सकते हो, और आप कर भी सकते हो। यू कैन डू इट, आई ठीक है। आगे देखो, पोटेशियम सल्फेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीडोट। एंटीडोट के बारे में पूछा है, किसके बारे में एंटीडोट पूछा है, किसका, हिपेरिन का। तो हिपेरिन का जो एंटीडोट होता है, हिपेरिन का जो एंटीडोट होता है वो कौन होता है, हिपेरिन का एंटीडोट होता है सर कौन सा होता है, प्रोटामाइन सल्फेट। क्या होता है, प्रोटामाइन सल्फेट। हिपेरिन का जो एंटीडोट होता है वो प्रोटामाइन सल्फेट होता है। उसके बाद में प्रोटीन सल्फेट नहीं होता है, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 जो होता है, इसका कौन सा होता है, कैल्शियम। कौन होता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है। कौन होता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है। MgSO4 जो है आपकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, किसकी, इक्लेम्पसिया की। किसकी, इक्लेम्पसिया की आपकी क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस रहने वाली है। इक्लेम्पसिया की आपकी ड्रग ऑफ चॉइस रहने वाली है मैग्नीशियम सल्फेट। मॉर्फिन सल्फेट आपका नहीं रहने वाला है। पीसीएम का एंटीडोट N एसिटाइलसिस्टीन होता है। वॉरफरिन का आपका विटामिन K होता है। ग्लूकोज का इंसुलिन होता है। इंसुलिन का ग्लूकागोन होता है। ये सारे क्या है, कुछ एंटीडोट मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अगला है, इन लेफ्ट अनट्रीटेड इन वुमेन क्लेम आइडिया कैन लीड टू। फीमेल के क्या है, लेफ्ट साइड के अंदर क्या है, दर्द हो रहा है भाई, एब्डोमेन पेन हो रहा है, एब्डोमेन पेन हो रहा है। क्या हो रहा है, एब्डोमेन पेन हो रहा है। क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिस्टेक है इसके अंदर, एब्डोमेन पेन हो रहा है। तो एब्डोमेन पेन का मतलब क्या है, एब्डोमेन, एब्डोमेन, ठीक है। पेन का मतलब इसके अंदर आपको क्या है, हेपेटाइटिस के अंदर होता है, नहीं होता है। पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज के अंदर नहीं होता है। फीमेल के अंदर यूटेराइन फाइब्रोइड के अंदर नहीं होता है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के अंदर आपको एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है। तो एब्डोमिनल पेन का पूछा गया था, ऑप्शन के अंदर आपके पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, तो आपको पता है वहीं पर आपके क्या है, पेन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 3 देयर इज नो क्योर ऑफ एक्जिमा सो ट्रीट M2। आप एक्जिमा को कैसे ट्रीट कर सकते हो भाई, प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन से कंट्रोल
और इजी सिम्टम के द्वारा। आपका ऑप्शन सी था, बी था प्रिवेंट डिहाइड्रेशन का कोई रोल नहीं है, आपका ऑप्शन बी ठीक होने वाला है इसके अंदर। अगला था एनकोज करेंगे टिश्यू और रीजनरेशन, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विच वाज आईवी कैनुला इज कॉमनली यूज फॉर। आईवी कैनुला जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर कौन सा यूज किया जाता है, कौन सा कैनुला, आईवी कैनुला। आईवी जो कैनुला है वो कौन सा यूज किया जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। जब आप एक पेशेंट के अंदर क्या करते हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हो, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर कौन सा जो कैनुला है वो यूज किया जाता है। तो आप नंबर देखो इसके अंदर, ये इस तरीके के जो सवाल होते हैं वो आपको क्या करते हैं, मेरिट से सीधा बार करते हैं, सीधा आपको बोल्ड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको देना आंसर 16 नंबर का था, लेकिन 16 नंबर इसके अंदर ऑप्शन ही नहीं है। 18 नंबर होता तो भी दे देते। अब देखो ऑप्शन आपके पास 22 गोज बिल्कुल नहीं देंगे। अब आप बोलोगे सर 19 गोज होता ही नहीं है, 19 गोज होता नहीं है, लेकिन सबसे छोटा ऑप्शन अपने पास यही है और यही इसका ऑथेंटिक उत्तर माना गया था। 24 गोज नहीं होता, 26 नहीं होता, क्वेश्चन के हिसाब से हमने एक आपका उत्तर करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन था इन विच कलर ऑफ डस्टबिन नर्स विल डिस्कार्ड द वाइल ऑफ इंजेक्शन मेथोट्रेक्सेट। ये किसके अंदर डालेंगे, तो भाई व्हाइट कलर के अंदर आप शार्प चीजें डालते हो, क्या डालते हो, शार्प चीजें डालते हो, निडल वगैरह डाली जाती है तो व्हाइट के अंदर डालेंगे। ब्लू के अंदर आप क्या है, वाइल वगैरह डालते हो, कांच की जो वाइल होती है वो डालते हो। रेड के अंदर आप क्या है, कैथेटर वगैरह डालते हो, कैथेटर डालते हो, ठीक है। यानी ट्यूबिंग से संबंधित जितना भी काम है, ट्यूबिंग से संबंधित जितना भी काम है वो रेड के अंदर डालते हैं। ग्रीन जो होता है, ये ग्रीन के अंदर आप क्या है, सीधे जो आपके क्या है डस्टबिन के अंदर जो कचरा होता है वो डाला जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, ए सर्कुलेटिंग नर्स इज एंटिसिपेटेड टू परफॉर्म विच फॉलोइंग रोल। सबसे पहले एक सर्कुलेटिंग नर्स जो एंटिसिपेटेड टू परफॉर्म करेगी, सबसे पहले एक नर्स का रोल क्या रहता है, कब, जब विच ऑफ द फॉलोइंग रोल, ये सारे रोल है भी। आप क्या करोगे, सबसे पहले सर्जरी कराओगे या सर्जरी कराने से पहले उसको इंजेक्शन दोगे या उसके कंसेंट लोगे, क्या लोगे, ये ऑप्शन है। तो हम सबसे पहले एक नर्स है, उसका रोल क्या होता है, असिस्टेंट कराएगी वो सर्जन को, असिस्टिंग द सर्जन नहीं, अब वो बाद की बात है। काउंट करेगी ऑल स्पंज पोस्ट ऑपरेटिवली, ये भी बाद की बात है। परफॉर्मिंग करेगी सर्जिकल स्क्रब, ये भी बाद की बात है। सबसे पहले तो जो पेशेंट ओटी के अंदर आता है उसके वेरीफाई कर लो, कंसेंट ले लो, क्योंकि ये काम होता है हमारा और डॉक्टर का, दोनों का, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर और डॉक्टर के द्वारा कंसेंट लिया जाता है, तो कंसेंट ले लो सबसे पहले, ये जरूरी है। अगला क्वेश्चन है सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हैज 3 मेन कंपोनेंट। सक्सेसफुल जो आपका कम्युनिकेशन है उसके 3 क्या है, मेन कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं भी? आपका ऑप्शन ए है वर्बल, नॉन वर्बल या एम्बिएंट, नहीं ये नहीं होता है। आपका ऑप्शन बी है लिसनिंग, आई कॉन्टेक्ट एंड लिसनिंग, सुनना, आई कॉन्टेक्ट मतलब आई कॉन्टेक्ट एंड रिस्पॉन्डिंग, बिल्कुल नहीं। आप सुनोगे फिर आई कॉन्टेक्ट करोगे, रिस्पॉन्ड करोगे, ऐसा नहीं है। पेइंग अटेंशन, रैगिंग, रिपोर्टिंग, ये नहीं है। एक होता है भाई, आपने पढ़ा है स्किल के अंदर सेंडर, रिसीवर और मैसेज। आप क्या करते हो, मैसेज क्या करते हो, सेंड करते हो, फिर अगला रिसीव करता है, उस पर अगला फीडबैक देता है। ये आपने चीजें पढ़ रखी है, तो आपका ऑप्शन डी ठीक रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एजुकेशन शुड नोट, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, ये नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम एंड डेप्थ इन क्लाइंट। ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम, मैं अब नॉर्मली सांस ले रहा हूं, आप नॉर्मली सांस ले रहे हो, इसकी रेस्पिरेटरी जो रिदम है नॉर्मल, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों किस नाम से जाना जाता है, प्यारे बच्चों आप बताओ, उसको यूपनिया के नाम से जाना जाता है। क्या लिख रखा है? ओके ठीक है, एक होता है एपनिया, एपनिया, एपनिया क्या होता है, ब्रीथिंग सीज हो जाना। एक होता है आपका यूपनिया, ठीक है। ये क्या है, नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट के नाम से जाना जाता है। ब्रेडिपिनिया, रेस्पिरेशन रेट कम हो जानी। टेकिपिनिया, रेस्पिरेशन रेट ज्यादा हो जानी, ठीक है। अगला सवाल, व्हेन रिकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर should which can be heard with the stethoscope for place over the arteries trummage। आप क्या कर रहे हो, ब्लड प्रेशर ले रहे हो। आपने देखा है जब डॉक्टर साहब होते हैं आपका बीपी नापते हैं, तो बीपी नापने के लिए आपकी क्या है, यहाँ पर एक क्या है, आपके साउंड सुनते हैं, तो वो कौन सी साउंड सुनी जाती है? तो बताओ भी कौन सी साउंड के नाम से जाना जाता है? स्टेथो बाय द स्टेथोस्कोप, हियरिंग द स्टेथोस्कोप के द्वारा। तो विजिंग जो साउंड आती है वो किसके अंदर देखने को मिलती है भाई? अस्थमा, किसके अंदर? अस्थमा के अंदर। मरमर जो साउंड होती है वो क्या है, हार्ट से रिलेटेड होती है, ठीक है।
क्रैकल जो साउंड होती है वो पल्मोनरी एडिमा के अंदर देखने को मिलती है। किसके अंदर? पल्मोनरी एडिमा के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद में कोरास्कोफ जो साउंड होती है वो किसके अंदर? आप आर्टरी के अंदर काउंट करते हो जब ब्लड प्रेशर आपका लिया जाता है तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद फ्यूमरल विनर्स कैथेटर इज इट इज इसेंशियल फॉर द नर्स टू। भाई कैथेटर लगा रही है कोई फीमेल, ठीक है, कैथेटर लगा रही है, इसेंशियल फॉर द नर्स, तो केयरिंग क्या करेगी कैथेटर लगाते समय? कैथेटर लगाते समय फ्रीक्वेंट फ्लशिंग ऑफ कैथेटर विद सेलाइन के साथ में मेंटेन करेगी सैटेलाइट टेक्निक व्हेन वर्किंग विद कैथेटर, असेस करेगी दी प्रेशर ड्रेसिंग फ्रीक्वेंटली फॉर ब्लीडिंग के लिए, और लिमिट दी मोबिलिटी बिल्कुल नहीं। आप क्या करोगे भाई? नॉर्मल फ्रीक्वेंट फ्लशिंग करोगे ऑफ द कैथेटर विद नॉर्मल सेलाइन के साथ में। ठीक है, बाकी इसके कोई ऑप्शन ठीक नहीं है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर? आपके मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर एमआई के अंदर आपको सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है? तो आपका ऑप्शन ए है हेमरेज, बिल्कुल नहीं देखने को मिलता है। आपका ऑप्शन बी है एडिमा, नहीं। डिस्निया का मतलब क्या होता है? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। क्या होता है? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। क्या देखने को मिलता है? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ऐसा नहीं देखने को मिलता है, आपको चेस्ट पेन जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपके सबसे पहले प्राथमिकता आपकी क्या रहने वाली है? तो यही प्राथमिकता रहने वाली है, भी चेस्ट के अंदर पेन हो रहा है, भयंकर पेन हो रहा है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कि शेलन चार्ट, ठीक है, ये जो चार्ट है वो किसके लिए काम में लिया जाता है? चार्ट इसके लिए काम में लिया जाता है मेजर इंट्राओक्यू आईओपी के लिए। तो नॉर्मल आईओपी कितना होता है? 8 से लेके 21 mm ऑफ एचजी होता है आईओपी के लिए, नहीं। इंट्राओक्यूलर प्रेशर के लिए नहीं। आपका ऑप्शन बी है मेजर आई पेन के लिए नहीं। आपका ऑप्शन मेजर इंट्राओक्यूलर प्रेशर के लिए नहीं। विजुअल एक्टिविटी के लिए क्या है? आपके सेलेन जो चार्ट है वो काम में लिया जाता है, काम में लिया जाता है। एसएस द डिग्री ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, ये काम में नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट, द आईओपी नहीं, इंट्रा ऑपरेटिव फेज बिगिन व्हेन। आपकी जो इंट्रा ऑपरेटिव फेज है वो कब स्टार्ट होती है? तो आपकी इंट्रा ऑपरेटिव फेज कब स्टार्ट होती है भी? आपका ऑप्शन ए है कि द पेशेंट अराइव इन द थिएटर। जब पेशेंट होता है वो कहाँ आ जाता है? थिएटर के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर आ जाता है। आपका ऑप्शन बी था द पेशेंट लीव द रिकवरी रूम। जब पेशेंट है वो रिकवरी रूम के अंदर आ जाता है, ये भी नहीं था। आपका ऑप्शन सी था द पेशेंट अराइव इन द ऑपरेटिंग थिएटर। बिल्कुल ठीक बात है भाई, जब पेशेंट है वो क्या होगा? ऑपरेशन थिएटर के अंदर आ जाएगा, तो वो कंडीशन इंट्रा ऑपरेटिव क्या है? कंडीशन कहलाती है। सर्जन मेक द फर्स्ट इंसिजन, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंट्राविनस इंट्रा which of the following is nursing intervention is appropriate when IB confusion in filtrate? देखो भी, मतलब सीधा सा मतलब क्या है? डिसकंटिन्यू कर देंगे इन्फ्यूजन को, यानी किसी के इन्फ्यूजन पंप चल रहा है और उसके अंदर आपके कोई साइन सिम्टम शो हो रहे हैं, या ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है भी, इसके अंदर आपके कोई साइन सिम्टम शो हो रहे हैं, कोई रिएक्ट कर रहा है, कोई रिएक्शन हो रहा है, कुछ उल्टा पुल्टा ऐसा कार्य हो रहा है, तो आप एलिवेट कर दोगे साइट को। क्यों करेंगे एलिवेट साइट को? अटेम्प्ट टू फ्लश द ट्यूब, बिल्कुल फ्लश नहीं करेंगे ट्यूब को। अप्लाई करेंगे वार्मथ मॉइस्ट कंप्रेसर, बिल्कुल नहीं करेंगे। हम कर देंगे डिसकंटिन्यू इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन को आप क्या कर दो? पंप को डिसकंटिन्यू कर दो। अगला क्वेश्चन है दी प्रोटेक्ट दी पर्सनल हाइजीन स्पेस दी नर्स। आपका ऑप्शन ए है अवॉइड कम्युनिकेशन। आपका ऑप्शन बी है एंश्योर दी सर्टेन एंड कलर अराउंड दी पेशेंट्स बेड, स्टैंड टू मैटर अवे फ्रॉम बेड, एक्सप्लेन नर्सिंग केयर एंड प्रोसीजर। आपका सबसे पहला प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मतलब बचाओ, पर्सनल हाइजीन, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप क्या करोगे? एक्सप्लेन कर दो नर्सिंग केयर एंड प्रोसीजर। आप जो भी प्रोसीजर कर रहे हो, अवॉइड कम्युनिकेशन को छोड़ो, ये उत्तर नहीं होगा। एंश्योर नहीं करेंगे, दूसरा स्टैंड टू मोर अवे नहीं करेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे। क्या? जो भी नर्सिंग केयर प्लान हम कर रहे हैं उसको क्या कर देंगे? एक्सप्लेन कर देंगे। डिनर सी इज अवेयर दैट द अर्ली इंडिकेटर ऑफ ऑक्सीजन कॉन्शियस क्लाइंट इज। आधे से ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, कई बार पेपर बनाने में भी दिक्कत हो जाती है, बट कोई बात नहीं है। इसके अंदर पूछा गया अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या हो गई? कम हो गई। ऑक्सीजन का जो लेवल है
वो कम हो गया, तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? साइनोसिस, बिल्कुल साइनोसिस नहीं देखने को मिलेगी। इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट नहीं देखने को मिलेगी। बीपी नहीं बढ़ेगी। भाई पेशेंट सबसे जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी उसके अंदर आपको सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा? रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सवाल, कलर कोडिंग फॉर नाइट्रस ऑक्साइड, इसके लिए कलर कोडिंग कौन सी रहेगी? ब्लैक होता है किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए होता है, ब्लैक विद व्हाइट शोल्डर, ये भी ऑक्सीजन के लिए होता है। इसके अंदर आपके काम ग्रे जो होता है वो CO2 के लिए होता है, तो आपके लिए काम में लेंगे फ्रेंच ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चाइल्ड विद डायग्नोज विद रिमेटिक फीवर के लिए एक डायग्नोज हुआ है रिमेटिक फीवर का, विल मोस्ट लाइकली हैव ए हिस्ट्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इसके अंदर से किसके कारण या कारण क्या है इसका? या ए सिबलिंग डायग्नोज विद द सेम डिजीज, बिल्कुल नहीं होगा। मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, वैसे कम दे रहा हूँ क्योंकि टाइम अपने पास कम है, तो टाइम के हिसाब से चल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन सारे करवाने जरूरी है। ए रिसेंट स्टेप टू कोकल, अच्छा ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा, तो इसी के द्वारा होता है, तो आपका ऑप्शन बी ठीक रहने वाला है। सी आपका गलत है। डी आपका इंक्रीज यूरिन आउटपुट भी आपका गलत है। एक क्लाइंट हैज डायग्नोज विद हाइपरटेंशन, एक पेशेंट है वो डायग्नोज हुआ है हाइपरटेंशन का, बीपी बढ़ा हुआ है उसका, तो क्या करेंगे भी? बीपी जो बढ़ा हुआ है तो उसके अंदर हाइपरटेंशन है, इस दी सबसे पहले प्रायोरिटी के ऊपर या नर्सिंग क्या रहेगी इसके अंदर? डायग्नोज विद भी आप सबसे पहले क्या करोगे? इन्फेक्टिव हेल्थ मेंटेनेंस, उसकी जो इंपेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी नहीं करेंगे, स्किन के अंदर क्या कमी हो रही है, क्या हो रही है, ये कुछ नहीं देखेंगे। फ्लूइड वॉल्यूम नहीं देखेंगे, पेन के मामले में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे इन्फेक्टिव हेल्थ मेंटेनेंस, उसकी जो हेल्थ है वो गड़बड़ा गई है, उसकी इन्फेक्टिव हेल्थ को क्या करेंगे? मेंटेनेंस करेंगे। आपका अगला सवाल था, ए प्रेग्नेंट वुमेन इज लेबर, एक प्रेग्नेंट जो वुमेन है वो लेबर के अंदर है, 9 सेंटीमीटर उसका डायलेट हो गया है सर्विक्स एंड वांट्स टू पुश, और वो पुश करना चाहती है, तो क्या करना चाहिए? आपका ऑप्शन ए था प्लांट ब्लो ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन, जब उसके कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं तो उसको प्लांट ब्लो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। प्ले लेग इन स्टिप्ड, उसके जो क्या है लेग को क्या कर दो? स्टिप्ड कर दो, फैसिलिटेज, और क्या करो? पुशिंग करने की कोशिश करो, नहीं करेंगे। एनकोड हर टू बियर डाउन विद ईच कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल नहीं करेंगे। रिव्यू दी पुशिंग एंटीनेटल क्लिनिक, नहीं करेंगे। आप क्या करो? उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन जब आ रहा है तब पुश करने की कोशिश करो। अगला सवाल था, ड्यूरिंग एंटीनेटल चेकअप के अंदर आपके पास एक क्लाइंट आता है, दी नर्स वे मेंस्ट्रुअल सीज वन प्रेगनेंसी अक्कर, दी नर्स बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी दी अक्कर बिकॉज ऑफ दी, उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो गया भाई, एक फीमेल है के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो गया, तो कारण क्या है? तो इसका कारण ये था भाई, रिडक्शन हो गया इन द सीक्रेशन ऑफ हार्मोन बाय द ओवेरी। आपका ऑप्शन बी था प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बाय द ओवेरी, सीक्रेशन ऑफ ल्यूटिनाइज्ड हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी। आपका ऑप्शन डी था एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस बाय द ओवेरी, ऐसा कुछ नहीं था। ये क्या है? रेड्यूस कर गए सीक्रेशन ऑफ हार्मोन बाय द ओवेरी, ओवेरी के द्वारा जो हार्मोन है वो क्या हो गए? कम हो गए, उसी कारण ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आपके सीज देखने को मिले थे। ए क्लाइंट हैज मिस्ड ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, बिल्कुल एक मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो मिस हो गया, किसका भाई? किसका मिस हो गया? ए क्लाइंट हैज बीन मिस्ड पीरियड हो गया, कंप्लेनिंग कर रहा है ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग, और उसको वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, वन साइड क्वाड्रेट पेन हो रहा है, एक साइड में पेन हो रहा है, तो सस्पेक्टेड किसका है भाई? हमें क्या लग रहा है भाई? इसके अंदर हमें देखने को मिलेगी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की मैं बात करूं तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर आपको क्या है? पेन देखने को मिलता है, कहां पर? लोअर क्वाड्रेट एरिया के अंदर आपको क्या है? लोअर क्वाड्रेट एरिया के अंदर आपको पेन देखने को मिलता है। किस कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो ठीक है, अब रप्चर प्लासेंटा नहीं है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन नहीं है, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इसका उत्तर नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट सवाल, नर्स ऑब्जर्व कर रही है डिक्लाइन एमनियोटिक फ्लूइड को, तो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसका डिसाइड इज अपीयर नॉर्मल बिकॉज इट, यानी नॉर्मल कलर कैसा होता है? किसका भाई? नॉर्मल कलर कैसा होता है? नॉर्मल जो कलर है वो कैसा होता है? किसका? किसका भाई? एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल जो कलर होता है वो क्लियर एंड डार्क अंबर कलर बिल्कुल नहीं होता, मिल्की ग्रीनी कलर ये भी नहीं होता, क्लियर ऑलमोस्ट कलरलेस कंटेनिंग लिटिल व्हाइट स्पिक, बिल्कुल ये कलर आपको क्लियर ट्रांसपेरेंट देखने को मिलता है एमनियोटिक फ्लूइड का। ग्रीनिश येलो कलर ये नहीं होता है, ये किसके अंदर देखने को मिलता है? मिकोनियम के अंदर आपका देखने को मिलता है। किसके अंदर देखने को मिलता है? मिकोनियम के अंदर आपका देखने को मिलता है। IUD इंट्रायूटेराइन डेथ के अंदर, पोस्टपार्टम हेमरेज के अंदर आपका देखने को मिलता है। क्लियर?